अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। इनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बॉन्ड पोलैरिटी की बात कर लेते हैं। अब बॉन्ड पोलैरिटी, किसी भी बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी यानी कि उसके अंदर आयनिक करैक्टर को हम मेजर करते हैं कि कितना उसके अंदर आयनिक करैक्टर है। स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना उसका पोलर करैक्टर भी बढ़ता जाएगा और उसका आयनिक करैक्टर भी बढ़ता जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा। जब स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है दो यानी कि एटम्स के दरमियान, तो उनका बॉन्ड जो है उस बॉन्ड को हम किसका नाम देते हैं? पोलर बॉन्ड का नाम दे देते हैं, पोलर बॉन्ड। अब उसमें पोल्स बन जाते हैं, एक पार्शियल नेगेटिव पोल और एक पार्शियल पॉजिटिव पोल। इन दोनों पोल्स को हम क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। तो स्टूडेंट, उसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं तरह आती है। इस पूरे को हम क्या नाम देते हैं? डाइपोल का नाम देते हैं। अब डाइपोल का एक एंड जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है और एक एंड क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। ये तब होता है स्टूडेंट, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द क्या हो जाते हैं? ज्यादा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देखें, क्लोरीन के गिर्द क्या है? थिक। और हाइड्रोजन से क्या हो गया? थिन। अब ये किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा क्यों मूव कर गए? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इसके गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा है। इसी वजह इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव, जिसे हम नेगेटिव पोल का नाम भी देते हैं। और दूसरी, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए वो उसको हम पॉजिटिव पोल का नाम देंगे। दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा क्या बनेगा? डाइपोल। स्टूडेंट, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल होती है वो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और इनमें ये कैसे पोलर बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होगी स्टूडेंट? अनसिमेट्रिकल, यानी कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? कम। तो स्टूडेंट, इसी बॉन्ड पोलैरिटी को न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए जो कंसेप्ट दिया जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? डाइपोल मोमेंट। यानी कि डाइपोल मोमेंट आपको क्वांटिटी बताता है कि कितनी इसके अंदर बॉन्ड पोलैरिटी है, यानी कि कम बॉन्ड पोलैरिटी होगी या ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी। उसको मेजर करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है उसी को हम डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। अब डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान या आइंस के दरमियान डिस्टेंस, और उसके उनके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी, इसको हम किसका नाम देंगे? डाइपोल मोमेंट का नाम देंगे। और डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका फार्मूला है। क्यू जो है ये चार्ज है पॉजिटिव आइन के ऊपर या फिर नेगेटिव आइन के ऊपर। जस्ट फर्क ये होगा कि पॉजिटिव आइन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव आइन के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट? नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन होगा दोनों का चार्ज इक्वल। जितना पॉजिटिव का होता है उतना नेगेटिव का होता है। क्वांटिटी दोनों की सेम होती है लेकिन चार्ज अपोजिट होता है, साइन अपोजिट होता है। आप यूं समझ सकते हैं। किसी एक का भी आप ले लें, अब चार्ज अगर +1 है तो वो कितना लेंगे? इलेक्ट्रॉन, आप देखें +1 है तो इसका मतलब है प्रोटॉन एक ज्यादा है, तो प्रोटॉन एक का चार्ज कितना होता है? 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। अगर दो इसके ऊपर +2 होगा तो ये डबल हो जाएगा, अगर +3 होगा तो ट्रिपल हो जाएगा, अप टू सो ऑन। चाहे आप नेगेटिव का ले लें या पॉजिटिव का ले लें, उसको हम चार्ज का नाम देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, इसके दरमियान डिस्टेंस, डिस्टेंस दो एटम के आइंस के दरमियान या दो एटम्स के दरमियान, जैसे ये पॉजिटिव आइन है और ये नेगेटिव आइन है, ठीक है, या ये पॉजिटिव पोल है और ये वाला जो है दूसरा जो है ये नेगेटिव पोल है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस आएगा उसको हम किसका नाम देंगे? आर का नाम देंगे। इसको, इन दोनों का जो मल्टीपल होता है उसे हम किसका नाम देते हैं? डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। स्टूडेंट, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड भी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसका अगर हम यूनिट देखें तो इसका यूनिट क्या होता है? कूलम्ब मीटर, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसका एसआई यूनिट क्या बनता है? कूलम्ब मीटर। फेडरल की बुक में गलत लिखा गया कि उसका एसआई यूनिट जो होता है डिबाई होता है। डिबाई उसका नॉन एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट नहीं है बल्कि क्या है स्टूडेंट? ये नॉन एसआई। एसआई आपको पता है चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर।
तो इसका क्या बनता है, कूलम्ब मीटर। अब डिवाई जो है स्टूडेंट क्या है, एक मतलब बड़ा यूनिट है और कूलम मीटर छोटा यूनिट है। तो एक डिवाई के अंदर कितने कूलम मीटर होते हैं, 3.335 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 कूलम। अगर यानी कि कूलम मीटर को आप डिवाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इतने डिजिट पे क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। यानी कि आपके पास कूलम मीटर में आंसर आ गया तो उसको आप डिवाई में कन्वर्ट करने के लिए इतने पे क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। 3.335 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब किस में आ जाएगा, डिवाई में आ जाए। तो स्टूडेंट अब है इसकी क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ होती है और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो की मदद से। एरो का जो हेड होता है वो नेगेटिव पोल की तरफ होता है और जो टेल होती है वो पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका नेगेटिव पोल होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका पॉजिटिव पोल होगा। स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, जितना चार्ज ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा। डिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्स होती है। शेप, ये हमें क्या करती है, शेप, मॉलिक्यूल की शेप होगी तो उसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसी तरह से जियोमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमें किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के बारे में बताती है कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा फिर या नॉन पोलर होगा। अगर डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो, तो इसका मतलब है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर ये नॉन जीरो है यानी कि जीरो नहीं है तो वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। मिसाल के तौर पर ये Cl2 मॉलिक्यूल है, इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो है तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। HCl मॉलिक्यूल, इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो इसी वजह से ये क्या है स्टूडेंट, पोलर है। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की दो तरह से हम वो कर सकते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कुछ क्या होते हैं स्टूडेंट, उनके अंदर बॉन्ड तो पोलर होते हैं लेकिन एक्चुअली मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। उसकी क्या रीजन होती है स्टूडेंट, ये सिमेट्री का होता है। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर डाइपोल मोमेंट होती तो क्या है स्टूडेंट, जीरो नहीं होती। हर बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट अगर इसकी देखें तो आपकी बुक में कितनी लिखी हुई है, इसकी 0.7 है, इसकी भी 0.7 है। इसको हम अगर एक बॉन्ड की वो करें तो इसको हम नाम देते हैं बॉन्ड मोमेंट। एक बॉन्ड की अगर हम निकालना चाहें तो इसका नाम होता है बॉन्ड मोमेंट। ये बॉन्ड मूवमेंट है। बॉन्ड मूवमेंट तो जीरो नहीं है लेकिन रिजल्टेंट जो मूवमेंट आ रही है डाइपोल मूवमेंट वो जीरो है। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट, पोलर बॉन्ड होगा लेकिन वो क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं स्टूडेंट, कैंसल आउट कर देते हैं। यानी कि एक अगर राइट साइड पर है तो दूसरा क्या होगा, लेफ्ट साइड पर। एक दूसरे को ये कैंसल आउट करेंगे, इसी वजह से इसकी जो रिजल्टेंट डाइपोल आती है वो क्या आती है, जीरो। और बॉन्ड तो क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है स्टूडेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अब ये एग्जांपल्स अक्सर आती है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के, या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स बताएं जिनके अंदर बॉन्ड तो पोलर होंगे लेकिन मॉलिक्यूल क्या होगा स्टूडेंट, नॉन पोलर। तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिमेट्रिकल या उनको हम लीनियर मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट इसके आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे। अब अनसिमेट्रिकल का मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो या तो लीनियर नहीं होते, नॉन लीनियर होते हैं, या अनसिमेट्रिकल होते हैं। उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होती और वो उनका अगर पोलर बॉन्ड होगा तो वो मॉलिक्यूल भी क्या होगा, पोलर। अगर उनका बॉन्ड नॉन पोलर होगा तो वो मॉलिक्यूल भी क्या होगा स्टूडेंट, नॉन पोलर। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है कि बॉन्ड जो है वो पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका क्या है, नॉन पोलर। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। स्टूडेंट डाइपोल मोमेंट से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो गिवन होती है, अच्छा इससे थियोरेटिकल वैल्यू ये हमने फाइंड करनी होती है। शर्त ये है कि ये चीज हमें गिवन होती है, डिस्टेंस हमें गिवन होता है। अब टोटली हम इसको आयनिक कंसीडर करेंगे। आयनिक कंसीडर करेंगे तो हर आयन का हम क्या फाइंड कर लेंगे, चार्ज।
चार्ज अगर +1 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, अगर -1 होगा या +1 होगा, +2 होगा तो ये डबल हो जाएगा, +3 होगा तो ये ट्रिपल हो जाएगा। चार्ज हमें पता चल गया, डिस्टेंस हमें गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें गिवन होती है। अब इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल को थ्योरेटिकल पे डिवाइड करके 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इससे हम ज्योमेट्री भी फाइंड कर सकते हैं। अब ज्योमेट्री कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, हमारे पास आपको पता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल या पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है, उनकी ज्योमेट्री कैसे है, वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। अगर लीनियर होंगे तो स्टूडेंट उनकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बेंट होंगे, अब 3 एटम में ना 2 चांसेस हो सकते हैं, वो लीनियर हो सकते हैं या फिर नॉन लीनियर। अगर स्टूडेंट उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब है वो लीनियर है। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो वो बेंट शेप है, या उस शेप को हम किसका नाम देते हैं, वी शेप का नाम देते हैं। अच्छा, अगर 4 एटम है, एक एटम तो इसमें से सेंट्रल होगा, जैसे यहाँ पर बोरान सेंट्रल एटम है और एन जो है वो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके गिर्द 3 एटम है, ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर ये इसकी शेप होगी ट्राइगोनल तो ये इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। अगर ये स्टूडेंट होगा पैरामीटर तो इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। तो इससे हमें ज्योमेट्री का पता चल गया। अच्छा, इसी तरह से अगर ये पेंटावैलेंट है तो टेट्राहेड्रल होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगी, स्क्वायर प्लेनर होगा तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। अगर सीसा शेप है इस तरह से स्टूडेंट, ये इस शेप को हम क्या नाम देते हैं, सीसा शेप। अगर ऐसा होगा तो डाइपोल मोमेंट तब जीरो नहीं होगी। स्टूडेंट ये तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब इनके सारे के सारे बॉन्ड बॉन्ड जो हों वो सेम टाइप के हों। सेम टाइप के होंगे यानी कि ये वाला भी OH बॉन्ड है, ये वाला भी OH बॉन्ड है, ये भी CO बॉन्ड है, ये भी CO बॉन्ड है, सेम ये वाला भी BF बॉन्ड है, ये वाला भी BF बॉन्ड है, ये सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तब आप ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके बाद है बॉन्ड एंगल। फोर्थ इसकी इंपॉर्टेंट, डाइपोल मोमेंट हमें बॉन्ड एंगल के बारे में आइडिया भी दे देती है। अब बॉन्ड एंगल जितना क्या होता जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीज होता जाएगा, डाइपोल मोमेंट क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। अब अगर यहाँ पर 180 से एंगल जो है वो डिक्रीज हो गया, 104.5 पे आ गया, ज्योमेट्री चेंज होने से, शेप चेंज होने से, तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। मजीद अगर ये एंगल क्या होगा, बॉन्ड एक दूसरे के करीब आएंगे, बॉन्ड एंगल कम होगा, डाइपोल मोमेंट और ज्यादा हो जाएगी। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की बात हो रही है। अब इनकी बॉन्ड मूवमेंट तो होती है, लेकिन रिजल्टेंट हम बात किसकी करते हैं, फाइनल जो होती है उसको हम नाम देते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। वो सम होता है बॉन्ड मूवमेंट का। बॉन्ड मूवमेंट की हम क्या करते हैं, कैंसल आउट भी वो कुछ कर रहे होते हैं एक दूसरे को, रेन फोर्स भी कर रहे होते हैं कहीं पर, तो उनका जो सम होता है, जो रिजल्टेंट होता है, उसको हम काउंट करते हैं, और ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लिखी गई है। स्टूडेंट इसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि डाइपोल मोमेंट के क्या फैक्टर्स हैं। एक तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना डाइपोल मोमेंट भी बढ़ती जाएगी। सेंट्रल एटम के ऊपर जितने लोन पेयर बढ़ते जाएंगे उतना डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी, और एंगल जितना कम होगा उतना डाइपोल मोमेंट क्या होगी, ज्यादा। इसके आप बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं, कुछ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से 4 तरह की होती हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड का ऑर्डर और बॉन्ड का एंगल। बॉन्ड के दरमियान जो एंगल्स है, इन चारों को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम। स्टूडेंट इसमें बॉन्ड एंगल की, अगर हम बॉन्ड लेंथ की हम बात करें तो दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं, उसी को हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं। यानी कि दो न्यूक्लियाई के दरमियान, ये न्यूक्लियाई ये दूसरा न्यूक्लियाई है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम किसका नाम देते हैं, बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं। अब बॉन्ड लेंथ हम एक्सरे की मदद से भी मेजर कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए, उसके जरिए भी हम मेजर कर सकते हैं सॉलिड के अंदर। अगर स्टूडेंट कोई भी सैंपल हमें गैस में गिवन है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन यूज करते हैं उसका बॉन्ड लेंथ मेजर करने के लिए। जैसे गैसेस का अगर बॉन्ड लेंथ मेजर करना हो तो उसके लिए आप एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करते हैं, अगर सॉलिड है तो फिर एक्सरेज और स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ भी आप उसकी बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। अगर यूनिट्स की बात करें
तो स्टूडेंट इसका यूनिट होता है एंगस्ट्रम या पिकोमीटर। एक एंगस्ट्रम 10 की पावर -10 मीटर के और एक पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर के। स्टूडेंट आपकी बुक में लिखा हुआ है सिर्फ कोवलेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप ओवरऑल की बात वो कर लें। अब बॉन्ड लेंथ आप आयनिक कंपाउंड की भी कर सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड की भी। आयनिक कंपाउंड की कैसे करेंगे? रेडियस ऑफ कीटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन। ये रेडियस ऑफ कीटाइन है और ये रेडियस ऑफ एनाइन है, तो दोनों के आइंस के दोनों के रेडियस सम अप करके आप क्या निकालेंगे? आयनिक टोटल रेडियस आयनिक कंपाउंड का आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। सॉरी, तो कोवलेंट की क्या होगी? एक एटम का ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो एक का रेडियस प्लस दूसरे का रेडियस सम अप करेंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे? बॉन्ड लेंथ का नाम देंगे। इसके फैक्टर क्या है स्टूडेंट? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है? अपोजिट होती है। सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल की कम होती है, ट्रिपल की और भी कम हो जाती है। ठीक है, जितना आप बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे उतना बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। दूसरा फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगी। मिसाल के तौर पर ये है ClCl, अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? छोटा। ये बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और ये बड़ी होती है। वजह क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट 1.1 के करीब है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे उतने एटम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ओवरलैप। ओवरलैप करेंगे तो उनके न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। स्टूडेंट जितना बॉन्ड आपको आपको पता है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है उतना बॉन्ड पोलैरिटी भी तो ज्यादा होती है। बॉन्ड पोलैरिटी जितना ज्यादा होती जाएगी उतना बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। साइज ऑफ एटम, अब बड़े मतलब एटम है, ग्रेटर एटम्स हैं, अब स्मॉलर एटम की निस्बत, तो उनका ये देखें, ये है छोटे एटम्स हैं। अब इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी इनकी निस्बत, क्योंकि साइज स्मॉल है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी? कम आएगी। और अगर साइज बड़ा है एटम का तो बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। बॉन्ड लेंथ का स्ट्रेंथ के साथ भी रिलेशन होता है। अगर बॉन्ड लेंथ स्टूडेंट ज्यादा है, तो जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ आयोडीन की, इनका बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बड़ा यानी कि ज्यादा होती है, और इसका बॉन्ड जो है ये क्या होता है? वीक। जितना यानी कि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी उतना बॉन्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। ठीक है, जितना यानी कि बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उतना बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। जितना बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उतना बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इसके बाद है नेक्स्ट वन स्टूडेंट, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी किस मकसद के लिए यूज की जाती है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, कि कितना बॉन्ड स्ट्रांग है या कितना वीक है। वो कहां से पता चलेगा? हमें बॉन्ड एनर्जी से। अब एक 1 मोल बॉन्ड को, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या नाम देते हैं? बॉन्ड एनर्जी का नाम देते हैं। अब यानी कि जितना वो स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है ये हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। स्टूडेंट इसका अगर हम यूनिट की बात करें तो किलो जूल पर मोल। इसका दूसरा नाम, इसको हम बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं, क्योंकि हीट हीट की फॉर्म में हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसको क्योंकि जब स्टूडेंट एक बॉन्ड टूटता है तो एटम्स ये क्या बन जाते हैं स्टूडेंट? एटम्स बन जाते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद वो एटम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन का नाम भी देते हैं। क्योंकि बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो वो कंपाउंड कंपाउंड या मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटम्स के अंदर। इसी वजह से इस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। स्टूडेंट इसके फैक्टर बॉन्ड लेंथ के अपोजिट है। बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एनर्जी कम होगी, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। बॉन्ड एनर्जी का साइज के साथ भी इनवर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बॉन्ड ऑर्डर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। स्टूडेंट ये न्यू फैक्टर है रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता रहता है, यानी कि फिक्स नहीं होता, अपनी पोजीशन क्या करता रहता है? चेंज करता रहता है। जब एक बॉन्ड पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता है उस बात को हम क्या नाम देते हैं? उस फैक्टर को हम क्या नाम देते हैं? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन जहां पर होती है वहां पर उस फैक्टर को क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस। तो स्टूडेंट एक बॉन्ड जो है वो फिक्स है और दूसरा मूव कर रहा है। जो फिक्स वाला होता है वो अनस्टेबल होता है, वीक होता है, और जो मूव कर रहा है उसके ऊपर अटैक करना डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है, सॉरी।
तो इसी वजह से वो स्ट्रांग होता है। जितना यानी कि रेजोनेंस ज्यादा होगी उतना बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग, और उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो अब इसका अगर फाइनल हम ट्रेंड देखें तो लेफ्ट टू राइट बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों? साइज डिक्रीज होता है, रीजन वही है, साइज डिक्रीज होगा, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और इसमें यानी कि इसका जो इंटर न्यूक्लियर बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो ये क्या होगा स्टूडेंट, पीरियड के अंदर इसी वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ग्रुप्स में अपोजिट होता है, ग्रुप्स में डिक्रीज करती है, क्योंकि ये वाले फैक्टर है, साइज भी इंक्रीज होता है, ठीक है, उनकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है, ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और इन फैक्टर्स की वजह से टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होती है स्टूडेंट, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है। तो आज का हमारा लेक्चर इतना था स्टूडेंट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फिर टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।